Hello everyone. In previous classes, we were discussing on fourth chapter of BST, Business Services, in which we have covered basic introduction, nature, and also difference between goods and services. And also we were discussing on types of services in which we have covered business services, social services, and personal services. Our main topic is business services, in which we were discussing on बैंक्स ओके बैंक्स में हमने जो कवर किया था वो हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स थे। देन हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। उसमें भी हमने क्या क्या इंक्लूड कर लेता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फंक्शन से बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड सेकंड इज लैंडिंग ऑफ फंड। ये 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए थे। जो आज का टॉपिक है वो चलेगा हमारा चेक चेक फैसिलिटी। सिंपल वे में बात करें हम लोग तो जो कॉमर्शियल बैंक है उनके फंक्शंस हम लोग देख के चले थे कि हाँ ये कॉमर्शियल बैंक जो भी होगा हमारा बैंक होगा वो क्या क्या वर्किंग करेगा। जिसमें हमने बोल दिया ठीक है वो जनरल पब्लिक से क्या करता है, मनी कलेक्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक हमने बोला ये हमारा एक कॉमर्शियल बैंक है जिसको मैंने बोला सीबी कॉमर्शियल बैंक है। ये क्या करेगा, जनरल पब्लिक जो होगी उससे फंड कलेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट से लेगा। किसी ने 1000 5000 करके माना, उस एक सिंपल से बैंक के पास कोई 5 करोड़ रुपीज कलेक्ट हो गए। अब जैसे वो कलेक्ट होगा वो पैसा क्या क्या कर देगा, वो उसको लैंडिंग ऑफ फंड अभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होगी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसी को अदर लोन चाहिए, होम लोन वगैरह, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सारे काम इसने कर लिए। अब कई बार हो सकता है कि मेरे को एक सेफ्टी चाहिए कि मैं कैश मेंटेन नहीं कर सकता, तो मेरे को चेक की जो फैसिलिटी देगा तो वो केस में आ गया मेरा चेक फैसिलिटीज में। और कई बार हो सकता है कि मेरे को सीधा अकाउंट ट्रांसफर करना है तो मेरा रेमिटेंस फंड आएगा, इस तरह से वर्किंग करेगा। तो अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चेक फैसिलिटी। क्या है ये? Banks render a very important service to their customer by collecting their checks drawn of the other bank. Just like मैंने पीएनबी का मेरा अकाउंट है, मैंने पीएनबी से कोई चेक काटा और जाना कहाँ है, कोई माना इलाहाबाद बैंक में। तो इट मीन्स ये क्या हो गया कि यहाँ से रेमिट होके चेक कहाँ जाएगा, मेरा इलाहाबाद बैंक में। जिस पार्टी के लिए वो चेक दिया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ कलेक्ट हो जाएगा। चेक डोन ऑन अदर बैंक्स। ऑल चेक्स इज मोस्ट डेवलप्ड इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। अगर मेरे को विड्रॉल करना है या कोई भी वर्किंग करनी है उसके लिए बेस्ट हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड इन एक्सपेंसिव मीडियम एक्सचेंज। कन्वीनियंट है, इजी वे में हम लोग कैश तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। अब बताइए कि डर रहता है कि साहब रॉबरी वगैरह हो जाए, ये सारे केसेस। बट यहाँ पर ऐसा कोई चांसेस नहीं रहेंगे, एक मेरी सिक्योरिटी रहेगी। और इन एक्सपेंसेस भी मेरे को ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं रहेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ चेक। जनरली हम चेक्स में बात करेंगे तो टू टाइप्स के होंगे। बीरर चेक, बीरर चेक वो होता है तो सिंपली कोई भी पर्सन जाएगा बैंक में, शो करेगा चेक, उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये क्या, अनकैशमेंट इजी इमिडिएटली हो जाता है बैंक काउंटर पे। बट एक बार होता है कि हम बैंक के कॉर्नर में डबल क्रॉस लगा देते हैं। डबल क्रॉस इन द सेंस कि ये क्या हो गया, क्रॉस चेक हो गया। जो क्या होगा, सीधे पे ही अकाउंट, जिसको बोलते हैं अकाउंट पे ही, ठीक है, अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। जिससे अदर पर्सन, अगर मानो कि अगर मेरा कोई चेक लेफ्ट हो जाता है तो मेरे साथ रहता है कि किसके हाथ में लगा होगा। अगर उस समय से मैं ये डबल क्रॉस कर दूं, उसको अकाउंट पे ही कर दूं, तो इट मीन्स क्या हो गया, वो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर मेरा कोई चेक लेफ्ट होता है या फिर जो भी स्टॉलन होता है उस केसेस में क्या होगा, मेरे पास सिक्योर्ड रहेगा कि किसके अकाउंट में गया, तो अगर मैं कोई केसेस वगैरह भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी भी चेक में मिलने वाली है। नेक्स्ट बोला रेमिटेंस ऑफ फंड। मैं चेक में भी पेपर वर्क में वर्क नहीं करना चाहता, तो उस केसेस में क्या करूंगा, मैं सीधा अकाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये क्या होगा, मैं रेमिटेंस ऑफ फंड फ्रॉम वन टू अनदर। अनदर सेलेंट फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर। या फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम वन प्लेस टू अनदर ऑन अकाउंट ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पर ब्रांचेस जो भी बैंक्स होते हैं उनकी इंटर कनेक्टिविटी होती है, आपस में कनेक्टेड सारे बैंक से है। द ट्रांसफर ऑफ फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूजिंग बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं हम लोग, अगर पे ऑर्डर से मेल ट्रांसफर कुछ भी हो सकता है ऑन नॉमिनल कमीशन चार्जेस।
कुछ कमीशन चार्जेस लेते हैं, जैसे मतलब मेरे को किसी की डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो ये रेमिटेंस ऑफ फंड हो गया, जहाँ पे हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होंगे, बट यहाँ पर ऑनलाइन अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। द बैंक इशू ए ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ऑन इट्स ऑन ब्रांच एट द अदर प्लेस और द अदर बैंक टू एट द दोज प्लेस। जहाँ से मेरे को चेक करना है वो एक ब्रांच है, जहाँ सेंड करना है उसकी अदर ब्रांच हो सकती है या फिर अदर पार्टी हो सकती है, उन केसेस में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन द ड्रॉ बैंक एट द प्लेस एंड कलेक्ट द अमाउंट। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर जयपुर में हूँ और मेरा बैंक मैंने बोल दिया पीएनबी है, ठीक है। मेरे को ये मान के चलना कि मेरे को पंजाब में पेमेंट करना है और वहाँ पर की जो पार्टी है उसका सेंट्रल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो भी है वो है। तो उस केसेस में क्या करूँगा, भाई यहाँ मेरे मेरे वाले बैंक से एक जो भी डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर करा लूंगा या उसको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। अब ये वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ पहुँच जाएगा, पार्टी के पास, और पार्टी किससे पेमेंट ले लेगी, वहाँ से इससे पेमेंट ले लेंगी, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है, मैं प्रॉपर वे में वर्किंग कर सकता हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ। रेमिटेंस ऑफ फंड हो गया। नेक्स्ट आता है अलाइड सर्विसेज। इसके अलावा ऐसी सर्विसेज जो उसका मैन वर्क नहीं है फिर भी वो हमारे को प्रोवाइड करती है। क्या क्या है वो, इन एडिशन to above function, bank also provide allied services such as bill payment। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाटर बिल ये पेमेंट कर देना, वो भी करेगा ये। लोकर हमारा प्रोवाइड करता है कि सेफ्टी पर्पज के लिए। अंडर बिटिंग सर्विसेज क्या होता है, शेयर्स वगैरह जो होते हैं उनको भी सेल कराने में सपोर्ट करवाता है हमारे को। दे आल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, वही आ गया, डिबेंचर्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, जैसे इंस्ट्रक्शन होगा सेल परचेज करेंगे। अदर पर्सनल सर्विसेज लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन डिविडेंड, ये सारे काम भी कौन हमारा प्रोवाइड कराता है, हमारा बैंक। तो बैंक में की हम सर्विसेज देख के चले थे, जहाँ पर सबसे पहले उसने क्या किया था, एक फंड कलेक्ट किया था, डिपॉजिट्स ली थी, डिपॉजिट्स को फिर लैंड कर दिया था लोगों में, फिर हमारे को चेक फैसिलिटी दी थी, चेक के बाद हमारा फंड ट्रांसफर कराया था, और उसके अलावा अदर सर्विसेज हमारे प्रोवाइड करवाई थी। ये तो हम बात करते हैं ऑफलाइन, जहां पर आपको मैन्युअली प्रेजेंट होना पड़ेगा। बैंकिंग की बात करें तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है ई बैंकिंग। मैंने बोला मेरे को बैंक में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, ऐसी मेरे को सर्विसेज से चाहिए, ठीक है। मैं अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप में बैठे बैठे मेरी प्रॉपर वे में वर्किंग हो जाए, मेरा फंड भी ट्रांसफर हो जाए, पेमेंट कलेक्ट हो जाए, पेमेंट्स हो जाए, ये सारी जो सर्विसेज लेने वाला हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, वही मेरा क्या है, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें मोबाइल बैंकिंग इंक्लूड है। थ्योरी, द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, जैसे इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है, ई कॉमर्स ग्रोथ हो रहा है, ड्रामेटिकली चेंजिंग एवरीडे लाइफ विद द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इनटू ए डिजिटल ग्लोब। आज ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, एक डिजिटल ग्लोब बन चुका है, जहाँ पर हम कैसे भी क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्लोबली कहीं भी जा सकते हैं, डिजिटल ग्लोब है। द लेटेस्ट वेव इन द इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल चेंज है, आईटी सेक्टर में चेंजेस है। इन इंटरनेट बैंकिंग, इट इज पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग, अनदर डिलीवरी चैनल फ्रॉम फॉर कस्टमर। ये जो वर्चुअल बैंकिंग हम लोग पढ़ के आए उससे थोड़ा सा डिफर है, और बहुत सारे बेनिफिट हमारे को उसके मिलने वाले हैं। इन सिंपल टर्म, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स, इसका मीन क्या है, एनी यूजर विद ए पीसी, या तो कोई पीसी होगा या ब्राउजर कैन गेट ए कनेक्टेड टू बैंक, बैंक की वेबसाइट से कनेक्ट होगा टू परफॉर्म एनी इन द वर्चुअल बैंकिंग। जो हम वर्चुअल बैंकिंग में वर्क करते हैं ना, वो सारा हम ऑनलाइन करने वाले हैं। एंड अवेल ऑफ एनी बैंक सर्विसेज, कोई भी बैंकिंग सर्विसेज हो, अगर मैं अपने पीसी से बैठकर अपने मोबाइल से कोई वर्किंग करता हूँ बैंकिंग सेक्टर की, तो यही मेरा क्या है, ई बैंकिंग। देर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर, यहाँ पर किसी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को टू रेस्पॉन्ड द नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ह्यूमन पर्सन नहीं चाहिए। द बैंक हैज सेंट्रलाइज डेटाबेस, एक डेटाबेस होगा बैंक का, वो वेब एनेबल्ड होगा, जो पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, पूरी प्रोसेस को मॉनिटर करेगा, ठीक है। जैसे बैंक में वर्चुअली जाते हैं वैसे हमारे को पर्सन मिलता है जो हमारे से डील करता है, वैसे यहाँ पर एक सिंपल सा डेटाबेस होगा जो हमारी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। All the services that the bank has permitted on the internet are displayed on the menu। मेन्यू पे हमारे सारी फैसिलिटीज रहेगी। एनी सर्विस कैन बी सिलेक्टेड, हम कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इंटरेक्शन इज
डिक्टेटेड बाय द नेचर ऑफ सर्विस, जैसी सर्विस होगी वैसे हम लोग बेनिफिट लेंगे। इन द न्यू डिजिटल मार्केट, अगर न्यू डिजिटल मार्केट की बात करें, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विस ओवर द इंटरनेट। बैंक भी क्या है, अब पीछे नहीं है, ये भी हमारे को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। These types of services provided by the bank or the internet called e-banking, यही सर्विस मेरी क्या है, इंटरनेट बैंकिंग है, जो नेट पर प्रोवाइड होगी वो इंटरनेट ई बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट भी नहीं है। जनरली हमने बोला था जैसे रेमिटेंस और फंड है, मैं यहाँ से वहाँ फंड ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे कुछ एक चार्जेस है, बट मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे कोई हायर चार्जेस नहीं, बहुत मिनिमम चार्जेस रहने वाले हैं। एड वैल्यू टू बैंकिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे बैंकिंग रिलेशन मेंटेन होगी, वहाँ का उनका प्रॉपर वर्किंग हो पाएगी, क्योंकि जो मैन पावर पे बर्डन पड़ने वाला था वो नहीं रहेगा। एम्पावर कस्टमर्स, और कस्टमर्स को सपोर्ट मिलने वाला है। ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। बैंकिंग यूज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चलने वाली है। 10 ई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक्स, ये क्या है, बहुत सारे बैंक्स की, अब तो ये मान के चलेंगे हम लोग नियर अबाउट हर बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी है, हर कोई बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अलाउज ए कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज मैनेजिंग सर्विसेज, ठीक है, ये मैनेजिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेइंग बिल, अगर मेरे को लगता है मेरा कोई बिल है तो मैं वो बिल पे आउट कर सकता हूँ ओवर द इंटरनेट यूजिंग ए पर्सनल कंप्यूटर, मेरे पर्सनल कंप्यूटर बैठकर, पीसी बैठकर, मोबाइल फोन, टेलीफोन पर, या हैंडल कंप्यूटर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट द रेन्यू सर्विस ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर। अब ये कोई भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे एटीएम, एटीएम भी क्या ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्टेड है मेरे नेट से। पोस्ट ऑफ सेल्स, ये भी उसी से रिलेटेड हो गया है कि जो सेल्स वगैरह होती है, हम लोगों का जो टोकन डाला और हमारे को इजी वे में जो भी मिल गया। ईडीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर, जो हम लोग फंड ट्रांसफर करते हैं वो। द टू वे इन विच ईएफटी कैन बी डन, जो ये ईएफटी बात करते हैं तो एनईएफटी हो सकता है या आरटीजीएस होता है, अपने अपने एक लिमिट होती है, उस अकॉर्डिंग ये बेनिफिट हमारे को ये ई बैंकिंग का हम यूज कर सकते हैं। अब ई बैंकिंग के हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो कंसिडर करते हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट में कंसंट्रेट करेंगे कि ई बैंकिंग के एक्चुअल हमारे को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्यों हम लोग ई बैंकिंग की ओर मूव हो रहे हैं, देखेंगे। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग प्रोवाइडेड टू कस्टमर। डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे क्लियर है, मेरे को पता है मेरा ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, मैं हर हर चीज़ चेक कर सकता हूँ। तो बोलते छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी क्या है मेरे हाथ में रहेंगे 24 आवर्स। पहले ये होता था कि अगर बैंक 5 o'clock क्लोज हो गया तो मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं निकाल सकता, मेरे को डिपॉजिट करना नहीं कर सकता, बट एटीएम के थ्रू आज मैं डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, विड्रॉल भी कर सकता हूँ। तो 24 आवर्स और 365 डेज ये फैसिलिटी हमारे प्रोवाइड रहेगी। कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस वाइल ट्रेवलिंग बाय मोबाइल टेलीफोन, जनरली हम लोग क्या है घर बैठे बैठे भी ऑफिस से या कहीं ट्रेवलिंग करें वहाँ पर भी मोबाइल इंटरनेट नेट के थ्रू हम लोग हमारी वर्किंग कर सकते हैं, लाइक बिल्स का पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। इट गिव्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन क्या है बैंक्स के हाथ में भी और हमारे हाथ में भी है, तो एक ट्रांसपेरेंसी रहने वाली, मल्टीपल डिसिबल देने वाला है। ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांचेस एंड लेस रिस्क, या जनरली हमारे को क्या है वहाँ पे जाना पड़ता था, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेस रिस्क, जनरली मेरे को कैश डिपॉजिट कराने जाना है, विड्रॉल लेके आना है या फिर किसी को दे के आना है, इस केस में जो रिस्क हुआ करती थी वो रिस्क लेस हो गई, मैंने सीधा अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, रिस्क खत्म होगी। ग्रेटर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है हमारे पास टू द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रेवलिंग विद कैश, जो एक ट्रेवलिंग विद कैश होता था, कैश को साथ लेके चलने वाली प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम मेरे क्या है एंड हो गई। इस तरह से मेरे को ई बैंकिंग के बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। ये तो बेनिफिट किसको मिले, कस्टमर को बेनिफिट मिले। अब कुछ एक बेनिफिट किसको मिल सकते हैं, हमारे बैंक्स को भी क्या फैसिलिटी मिलेगी अगर जनरली पीपल्स जो भी है अगर वो बैंक्स ई बैंकिंग यूज करते हैं। बैंक्स आल्सो स्टैंड टू गेन बाय ई बैंकिंग द बेनिफिट्स, बैंक को बेनिफिट क्या है, प्रोवाइड
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जितने मेरे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा मेरी उतनी रेपुटेशन हाई होगी, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। प्रोवाइड्स अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक एंड इट नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। हमारे को अगर कस्टमर्स ई बैंकिंग यूज करे तो ना ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट है। एनी पीसी कनेक्टेड टू द मॉडर्न एंड टेलीफोन हैविंग इंटरनेट कनेक्शन वी कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड टू कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट नहीं, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली एक प्रॉपर डेटाबेस प्रिपेयर करो, वहाँ पे कुछ एक लोग अपॉइंट होंगे, बाकी टोटल फ्री हो गया, हमारे को बैंक के ब्रांचेस ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा अनलिमिटेड एक्सेस होने से फैसिलिटी हमारे खुद के भी, हमारी कॉस्ट क्या हुई, मिनिमाइज हुई। लोड एंड ब्रांचेस कैन बी कंसिडर्ड रिड्यूस, जो एक ब्रांचेस पे लोड पड़ने वाला था वो रिड्यूस होगा। एज सेंट्रलाइज है, एक डेटाबेस प्रिपेयर करो एंड टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन, और प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करो तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर बैंक्स को भी बेनिफिट है और कस्टमर को भी बेनिफिट है मिलने वाला, किसका, हमारा ई बैंकिंग का। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज में हम डील करने वाले हैं, तो मोड ऑफ पेमेंट है या तो कैश है या फिर डिजिटल है। कैश है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैश कैसे मेंटेन होगा उसको, रेमिटेंस वगैरह। बट अगर डिजिटल है, नॉन कैश है, तो उसका तरीका क्या हो गया, प्लास्टिक कार्ड, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, ई बैंकिंग। ठीक है, कार्ड में भी कहीं ना कहीं इश्यू है, ई बैंकिंग में यूएसडी। तरीका क्या होगा इसका, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, यूपीआई, माइक्रो, ईएसपीएस, भीम, मोबाइल वॉलेट, प्री कार्ड। ये आज क्या है, डिजिटल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ये बात करके चल रहा है। तो ये हमारा जो टॉपिक एंड हुआ, वो टॉपिक क्या हमारा हुआ, बैंकिंग एंड हुआ, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी बैंकिंग के मीनिंग से कि बैंक एक्चुअल में क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने बैंकिंग के टाइप्स देखे थे, जिसमें कॉमर्शियल बैंक जो हम जनरली देखते आए हैं, कोऑपरेटिव जो एक रूरल एरिया के वगैरह से कॉपरेशन के हिसाब से बनते हैं, स्पेशलाइज किसी स्पेशल पर्पज के, लास्ट सेंट्रल बैंक आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रलाइज्ड बैंक है। तो यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक इन द सेंस सेंट्रलाइज्ड बैंक की बात करके चल लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस है, जिसमें डिपॉजिट्स लेंगे, चेक फंड्स वगैरह देंगे, चेक की फैसिलिटी देंगे और फंड्स ट्रांसफर करेंगे, सारी थी। लास्ट में हमारा ई बैंकिंग। ठीक है, यहाँ तक ये हमारी बैंकिंग वाला टॉपिक एंड हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस इन द सेंस, अब जनरली होता क्या है इसके अंदर, जस्ट लाइक मैंने बोला कि इंश्योरेंस में मेरे साथ एक हमेशा एक रिस्क रहता है, जैसे बैंकिंग की रिस्क मैंने ई कॉमर्स से सेल्फ की, वैसे ही मेरे को जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है या फिर मशीनरी है, किसी की लाइफ है, हर एक की टेंशन रहेगी कि एक पर्सन के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। तो अगर वो मॉनेटरी जो सपोर्ट देने वाले हैं, मॉनेटरी सपोर्ट किससे मिलेगा, मेरा इंश्योरेंस का। जस्ट लाइक मैंने बोला कि मेरी कोई बाइक थी, उसकी वैल्यू है 70,000, 70,000 की मेरी कोई बाइक है। अगर माना कि मेरी बाइक स्टॉलन हो जाती है या फिर कुछ भी डैमेज हो जाता है, उस केसेस में मेरे मॉनेटरी लॉस लगने वाला है। बट एक फैसिलिटी है हमारे पास, मैंने क्या किया कि 1000 पीपुल्स को कलेक्ट किया। ठीक है, कंसेप्ट समझना, बेसिक कंसेप्ट। 1000 पीपुल्स को कलेक्ट किया, उन्होंने बोला सब आप बाइक मेंटेन करते, आप मेरे को पर ईयरली ओनली 1000 पेमेंट कर दो। ठीक है, आपको ईयरली 1000 पेमेंट कर लो। अगर आपकी बाइक की, ओनली पर्टिकुलर बाइक की बात लेके चले सिंपल वेस्ट में, अगर आपकी बाइक की कोई भी लॉस होता है तो हम उसको डैमेज क्लियर करेंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या है, 10 लाख का फंड क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर माना 1000 में से कोई ईयर की 10 बाइक्स भी डैमेज होती है या कुछ भी लॉसेज होता है, तो हमारे को कितना पेमेंट करना है, ओनली 7 लाख। ठीक है, 7 लाख का पेमेंट करना है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या देखा कि जिसका एक मॉनेटरी बहुत बड़े लेवल पे लॉस लगने वाला था, उसका लॉस के लिए एक सेफ्टी करा ली। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ज़्यादा 1000 का बर्डन नहीं करने वाला, बट 70,000 का अल्टीमेट बर्डन पड़ने वाला था। तो जो 70,000 का लॉस लगा, वो कहाँ से प्रोवाइड करा देंगे हम, इस 10 लाख में से। 1000 में अगर 10 बाइक भी इंजर्ड होती है, तो देखा जाए तो सिंपल वे में हमारे पास हमें कंपनी है, 10 लाख हमारे पास कलेक्ट हुए थे, 7 लाख हमने उनको पे आउट कर दिया, अभी भी क्या है, 3 लाख हमारे पास सेफ है। तो इन लोगों को बेनिफिट हो गया।
कि अगर कोई लॉस हुआ तो हम इसमें कवर होते हैं तो हमारा पेमेंट मिल जाएगा और यहाँ पे कंपनी को बेनिफिट हो गया। इस तरह से सब टोटल जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो सबको मिलने वाला है। इस तरह से हमारी क्या है कि इंश्योरेंस जो फैक्टर है वो वर्किंग करता है। जो हमारी रिस्क रहने वाली है मॉनेटरी रिस्क को, उसको हम क्या है मिनिमाइज करेंगे। यही मेरा क्या है इंश्योरेंस। थोड़ी देखेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। हमारी लाइफ क्या है अनसर्टेनिटीज से है। द चांसेस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट कॉजिंग लॉसेस आर क्वाइट अनसर्टेन। कोई भी लॉस हो सकता है। द रिस्क ऑफ डेथ, इवन किसी की डेथ हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है ह्यूमन लाइफ की, कोई फायर हो, बर्गलरी रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी, पेरिल्स ऑफ द सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स, जो पेरिल्स हमारे होते हैं सी से रिलेटेड वो हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ बिजनेस में भी और एक नॉर्मल लाइफ में भी मेंटेन रहेगी, सर्वाइव करेगी। इफ एनी ऑफ दिस टेक प्लेस द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, सफर ए ग्रेट लॉस, हर किसी को लॉस लगना है। समटाइम्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू बियर द रिस्क, कई बार लॉस इतना बड़े लेवल पे होता है कि हमारी कैपेसिटी से आउटर रहता है। इट इज मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सच अनसर्टेनिटी, बट जो एक अनसर्टेनिटी है इसके इम्पैक्ट को हम क्या कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। वो मिनिमाइज मॉनेटरी जो एक हाँ लॉस लगने वाला तो किससे कवर हो सकता है मेरा इंश्योरेंस से। इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री, आगे बोलते हैं एग्जांपल्स वगैरह। अगर हम फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्डिंग में फैक्ट्री बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैवी इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अदर्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज अरेंजमेंट टू कवरिंग द रिस्क। मैं कब तक रिस्क नहीं लूंगा जब तक मेरे को उस रिस्क का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो जाता विथ हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। मेरे को लगता है कि मैंने माना कि 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी प्रॉपर्टी में, किसी मशीनरी में, बट मेरे को रिस्क रहेगी कल को कोई मशीन में प्रॉब्लम हो तो मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, पूरा डैमेज हो जाएगा। बट मैंने इंश्योरेंस कर लिया तो मैं टेंशन फ्री हूँ, कुछ भी होगा इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, मेरे को मिनिमम पेमेंट करना है। तो इस केसेस में क्या है, हर कोई बिजनेस क्या है विदाउट इंश्योरेंस अब वर्किंग नहीं कर सकता। अगर वर्किंग करता है तो खुद की रिस्क पर वर्किंग कर रहा है। कीपिंग दिस इन द माइंड, पीपल फेसिंग कॉमन रिस्क, सबके पास कॉमन रिस्क है, कम टुगेदर। अब जैसे मैंने 1000 बाइक वाले एग्जांपल लिया था, सबकी कॉमन रिस्क थी, वो क्या हुए कलेक्ट हुए 1000 पीपल से, कम टुगेदर मेक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या बोला, ठीक है 70,000 की बाइक है तो मैंने 1000 रुपीज पेमेंट करना है, वो बाइक के कंपेरिजन में तो माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन है, टू एक कॉमन फंड। और हमारा अल्टीमेटली क्या बन गया, एक 10 लाख का कॉमन फंड बन गया। ये बताया विच हेल्प टू स्प्लिट द लॉसेस। अगर इनमें से 10 बाइक्स भी इंजर्ड हो जाती है और मेरे को लगा है 70,000 या 50,000 भी पेमेंट करने की, या जो भी ऑनर एवरेज मैंने बोला 70,000 की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, लॉस कवर टू इंडिविजुअल पर्टिकुलर रिस्क कवर नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्सपोर्ट टू इट। और अल्टीमेटली जो इन लोगों का फंड बनाता, इसमें से हम लोग क्या इन लोगों को बाकी लोगों को पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फंड बना था यही मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन फंड ही मेरा क्या है इंश्योरेंस में वर्किंग करने वाला फैक्टर है। इंश्योरेंस दस ए डिवाइस, अब देखा जाए तो इंश्योरेंस क्या हो गया, एक डिवाइस हो गई बाय विच लॉस लाइकली टू कॉज्ड बाय अनसर्टेन इवेंट, जो अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड थी, स्प्रेड ओवर ए नंबर ऑफ पर्सन। 1000 पीपल में हमने 10 पर्सन की रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्सपोज टू इट एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच एन इवेंट। और उन लोगों को साथ लिया जो हमारे साथ आना चाहते थे, जो अपनी रिस्क को क्या डाइवर्सिफाई करना चाह रहे थे। इट इज कॉन्ट्रैक्ट, अब जनरली क्या है, जो 10 लाख का फंड क्रिएट करके चल रहा है वो एक कंपनी होगी, ठीक है, जिसको मतलब मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोल लो या फिर इंश्योरर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंश्योरर, इंश्योरर, और जिसका इंश्योरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग, जिस स्पॉन्सर के नाम से होगा उसको बोलेंगे इंश्योर्ड। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन टू पे। अब यहाँ पर जो ये पार्टी है इंश्योरर, ये कमिटमेंट देगी इंश्योर्ड को क्या, रिटर्न फॉर कंसिडरेशन टू पे। अब बदले में ये क्या इंश्योर्ड पर्सन क्या देने वाला है इसको, प्रीमियम, मंथली जो मंथली ईयरली जो है प्रीमियम देगा। और प्रीमियम के बदले में ये क्या है, एक कमिटमेंट दे रहा है, इन रिटर्न कंसिडरेशन टू पे एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक ए लॉस। अगर लॉस लगेगा तो ये पार्टी इस पार्टी को इंश्योरर इंश्योर्ड को पेमेंट देगी, बस बदले में क्या लेगी, प्रीमियम लेगी। या तो कोई लॉस होगा, डैमेज होगा, इंजरी होगा, तो समथिंग
ऑफ वैल्यू इन विच इंश्योर्ड वाज पेक्यूनियरी इंटरेस्ट। लेकिन उस पर्टिकुलर थिंग की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, पेक्यूलियर इंटरेस्ट इन द सेंस मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, और इस पर्सन का उस चीज में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, कोई भी इवेंट होगा तो यहाँ पर इसने कमिटमेंट दिया है इंश्योर्ड को कि अगर लॉस होगा तो मैं पूरा पेमेंट करूंगा, बट आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, एक प्रीमियम पे आउट करना पड़ेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। द एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन द राइटिंग, जो एग्रीमेंट बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिसी। ठीक है, वर्ड कॉन्सेंट्रेट करके चलना। जो एग्रीमेंट क्रिएट हुआ उसको हमने क्या बोला, पॉलिसी। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर्ड, जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, जिसकी बाइक थी, एक बाइक का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो इंश्योर्ड है हमारा। जिस पर्सन का इंश्योरेंस है वो इंश्योर्ड है हमारा। जिस कंपनी का गुड्स है उस गुड्स के ऑनर जो है, ठीक है, कंपनी, तो कंपनी भी क्या हो गई, इंश्योर्ड हो गई। एंड द फर्म विच इज इंश्योरेंस द रिस्क ऑफ रिस्क, और जो करने वाला इंश्योरेंस होगा वो क्या होगा, इंश्योरेंस इंश्योरर या एश्योरेंस अंडरराइटर, या जिसको बोल सकते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी। इस तरह से हमारा क्या इंश्योरेंस का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और आगे के पॉइंट्स क्लियर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।